नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है और आज का ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हेयर लॉस पे हम बना रहे हैं। हेयर लॉस बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। ये वीडियो मेनली फॉर हेयर लॉस इन मैन है, मैन में जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हमें कुछ बातें जाननी होंगी कि हेयर लॉस क्यों होता है, हेयर लॉस कैसे होता है, फिर उसका इलाज क्या है हेयर लॉस का। इस तरह से मैं ये चीज़ें जो है बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहले हेयर के बारे में हम जान लेते हैं। हेयर जो है वो हेयर साइकिल में चलते हैं। इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं: एनाजन फेज, टीलोजन फेज, कैटाजन फेज, और ये साइकिल फिर कंटिन्यू करती है। नीचे से फिर से एनाजन हेयर आता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ताकि मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, इसलिए मैं हेयर साइकिल बता रहा हूँ। एनाजन फेज जो है वो 2 to 7 ईयर्स तक रहता है। ये मेन हेयर होते हैं, हमें एनाजन हेयर ही चाहिए होते हैं बाल में, और ये थिक हेयर होते हैं। फिर उसके बाद थिनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर टीलोजन हेयर आता है जिसमें हेयर ग्रो करना बंद कर देता है और इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। एनाजन को ग्रोइंग फेज बोलते हैं और टीलोजन को रेस्टिंग फेज बोलते हैं। ये 3 मंथ रहता है। फिर उसके बाद शेडिंग फेज आता है, कैटाजन बोलते हैं जिसको, कैटाजन फेज। ये 3 वीक्स रहता है और फिर वो बाल झड़ जाता है और नीचे से नया बाल आता है अगर सब कुछ ठीक है तो। ये हेयर साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। इसी साइकिल की वजह से हेयर शेड हो रहे आ रहे हैं। तो अप टू 100 हेयर्स, थोड़ी इसमें वेरिएबिलिटी होती है लेकिन लगभग हम 100 हेयर्स पर डे नॉर्मल गिरते भी हैं और नए भी आते हैं। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। पहली बात तो कि मेरे 4 हेयर गिर रहे हैं, 5 हेयर गिर रहे हैं, 10 हेयर गिर रहे हैं, मैं जैसे हाथ मारा या मैंने कंघा किया तो मेरे को 10 हेयर दिख गए, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है क्योंकि वो हेयर साइकिल में चल रहे हैं। तो कुछ हेयर यहाँ पड़े थे, वो शेड होके निकल गए, फिर आपने हाथ मारा या कंघा किया तो वो उसमें आ गए। तो ये नॉर्मल साइकिल है क्योंकि ग्रो भी कर रहे हैं। जब इससे ज़्यादा होने लगते हैं तब इशू आने लगते हैं कि हाँ कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, तब हमें इलाज कराना ज़रूरी है। जब 100 हेयर से ज़्यादा गिर रहे हो। दूसरा, जब हमारे हेयर की थिकनेस कम हो रही है, अगर हेयर की थिनिंग हो रही है तब हमें इलाज कराना ज़रूरी है। और या फिर हेयर का रिग्रेशन हो रहा है, हमारी हेयर लाइंस का रिग्रेशन हो रहा है। यूजली यहाँ से रिग्रेशन स्टार्ट होता है, उसी हिसाब से जो है ग्रेड्स भी हैं हेयर लॉस की मैन में। ग्रेड 1 2 3 4 5 6 7। जब यहाँ से रिसेशन स्टार्ट होता है, हेयर थिन होने लगते हैं, 100 बाल से ज़्यादा गिर रहे हैं, तब हम हेयर का ट्रीटमेंट कराते हैं। हेयर के ट्रीटमेंट में अब ये है कि जब मेनली जो हेयर लॉस इन मैन है वो 40 ईयर की एज में 40% मैन में होता है, 60 ईयर की एज में 60% मैन में होता है, 80% की एज में 80% मैन में हेयर लॉस दिखता है ड्यू टू एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के मेनली 2 कारण होते हैं, पहला जेनेटिक और दूसरा हार्मोनल। दीज आर द मेन कॉजेज फॉर द एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और मेल पैटर्न बाल्डनेस। तो मेन यही, उसी के ट्रीटमेंट की हम आज बात करेंगे, मेल पैटर्न बाल्डनेस और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। इसमें क्या होता है कि मिनिएचराइजेशन होने लगता है। मिनिएचराइजेशन मतलब हेयर की थिनिंग होने लग जाती है। तो अब हेयर क्या होता है कि वो डायरेक्टली ब्लड सप्लाई में नहीं होता है, नीचे जैसे ब्लड वेसल्स आती है वो यहीं ख़त्म हो जाती है, इस तरह से हेयर होता है। तो यहाँ से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन्स वगैरह रिलीज़ करते हैं जो कि इस हेयर को मेंटेन रखते हैं एनाजन फेज में। नीचे से अगर ये मान लो न्यूट्रिएंट है हेयर के लिए, तो अगर न्यूट्रिएंट मिल रहा है तो हेयर का एनाजन फेज मेंटेन है। जब वो कम हो जाता है, मिलना बंद हो जाता है, तो वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है, फिर शेड हो जाता है और हेयर की थिनिंग होने लग जाती है। डिपेंड ऑन द ग्रोथ फैक्टर्स जो नीचे से आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर ये ब्लड वेसल्स की थिनिंग जब होने लगती है तो हेयर की भी थिनिंग होने लगती है।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है ना, ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से होता है। इन ब्लड वेसल्स को टेम्पररी हम ओपन रख सकते हैं मेडिसिन से, मिनॉक्सिडिल से। मिनॉक्सिडिल वैसोडायलेटर होता है जो कि इन ब्लड वेसल्स को ओपन कर देता है, और ये ब्लड वेसल्स ओपन रहती हैं तो वापिस से ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन्स आने लगते हैं, तो हेयर जो है टीलोजन से दोबारा से एनाजन फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो उसमें मेंटेन रहता है। अगर हेयर लॉस आपको टीलोजन इफ्लूवियम की वजह से है टेम्पररी, और वो ब्लड सप्लाई की वजह से है जो कि यूजली होता है, तो जब मिनॉक्सिडिल बंद करेंगे तो उसके बाद हेयर लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका हेयर लॉस ड्यू टू एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, डिजीज़ का नेचुरल कोर्स चलता ही रहता है। अगर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की वजह से आपको हेयर लॉस हो रहा है तो मिनॉक्सिडिल आपका चलता रहेगा। अगर उसके बाद आप बंद करते हैं तो हेयर लॉस फिर दोबारा से वैसे ही होने लगेगा। तो जो ये क्वेश्चन एक कॉमन है कि मिनॉक्सिडिल बंद करने के बाद हेयर लॉस चलता रहेगा या फिर हेयर लॉस रुक जाएगा, या मिनॉक्सिडिल अब मुझे दोबारा लाइफ टाइम लगानी पड़ेगी, तो इसका आंसर ये है, अगर टीलोजन इफ्लूवियम की वजह से हेयर लॉस हो रहा है तो आपका मिनॉक्सिडिल बंद हो जाएगा, आपको लाइफ टाइम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की वजह से हेयर लॉस है तो आपको मिनॉक्सिडिल लाइफ टाइम यूज़ करना पड़ सकता है और पड़ता है। अब उसमें कंडीशन ये होती है कि हाँ, हमें ज़रूरी नहीं है हम इनिशियल 2 बार लगवाते हैं दिन में, वो वंस डेली भी हम बाद में कर देते हैं जब हेयर अच्छे हो जाते हैं। अब मिनॉक्सिडिल की अलग अलग परसेंटेज में अवेलेबल है। विद फिनिस्टराइड, विदाउट फिनिस्टराइड में कंट्रोवर्सी है कि वो एक्स्ट्रा बेनिफिट करता है या नहीं करता है। परसेंटेज बढ़ाने से 5 to 10% जाने पे मिनॉक्सिडिल का बेनिफिट ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा परसेंटेज बढ़ाने पे कुछ स्टडी में देखा गया बेनिफिट और मिलता है। ये तो है पहला ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि मिनॉक्सिडिल लॉन्ग टर्म लगाने पे उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट टॉपिकल मिनॉक्सिडिल लगाने के नहीं होते हैं, बट वो अल्कोहल कंटेनिंग सॉल्यूशन यूजुअली आता है तो स्टिंजिंग सेंसेशन होती है, थोड़ा वाइट वाइट दिखता है। लेकिन आप नॉन अल्कोहलिक कंटेनिंग उस पर भी जा सकते हैं, लेकिन डिफरेंट स्टडी देखी गई है नॉन अल्कोहलिक की एफिकेसी कम होती है देन द अल्कोहलिक मिनॉक्सिडिल, बट अल्कोहलिक से थोड़ी इचिंग होती है स्कैल्प में। अगर आपको नहीं होती है तो आप अल्कोहलिक मिनॉक्सिडिल पे ही जाएं, वो बेस्ट है। दूसरी जो मेडिकेशन है वो फिनेस्ट्राइड है। फिनेस्ट्राइड में लो डोज में मेल में चलती है 1 mg पे, और डूटास्ट्राइड भी सेम ही, ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस के अलावा। वो 0.5 mg वंस डेली चलती है मेडिकेशन। अब हेयर में जो इम्पॉर्टेंट बात ये है हेयर ट्रीटमेंट की, अगर मैं आज से दवा लगाऊंगा तो आज ही से मुझे रिजल्ट मिलना नहीं लगेगा। हेयर का जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। हेयर का सारा काम स्लो, धीरे धीरे झड़ते हैं, धीरे धीरे आते हैं। तो मान लो मैंने ट्रीटमेंट मिनॉक्सिडिल लगाना स्टार्ट किया तो उसके इनिशियल 2 वीक्स में बाल और ज़्यादा झड़ सकते हैं, शेडिंग बढ़ सकती है। वो शेडिंग इसलिए बढ़ती है ताकि जो टीलोजन हेयर है वो गिरने लग जाते हैं, क्योंकि रेस्टिंग फेज से हमें एनाजन फेज चाहिए, तो एनाजन वाले हेयर रहते हैं, लेकिन टीलोजन हेयर होते हैं वो 10 to 20% होते हैं हमारे टोटल बालों में, तो वो गिरने लगते हैं। तो उतने बाल गिर सकते हैं इनिशियल 2 वीक में जब हम मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करते हैं। तो यूजुअली यही होता है कि मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मेरे बाल तो और झड़ने हो गए, मैंने बंद कर दिया। तो लेकिन वो होता है, लेकिन वो आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि हमें एनाजन हेयर चाहिए। अब इफ़ेक्ट कब से स्टार्ट होगा? इफ़ेक्ट स्टार्ट होने में 1.5 to 2 months लगते हैं इफ़ेक्ट स्टार्ट होने में। मैक्सिमम इफ़ेक्ट जो आता है मिनॉक्सिडिल का कि हाँ अब फुल, वो 5 months तक लग सकते हैं। 5 month पे मैक्सिमम इफ़ेक्ट दिखता है। उसके बाद मेंटेनेंस के लिए आपको मिनॉक्सिडिल कंटिन्यूसली लगाते रहना है अगर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है या मेल पैटर्न बाल्डनेस जिसको बोलते हैं, मेल पैटर्न एलोपेशिया, तो आपको मिनॉक्सिडिल कंटिन्यू लगाना है। कब तक लगाना है मैंने बताया। दूसरा फिनेस्ट्राइड है।
फिनेस्ट्राइड में भी इफ़ेक्ट अच्छा आता है, बट फिनेस्ट्राइड का प्रॉब्लम ये है, इसका इफ़ेक्ट ही 5 to 6 मंथ्स में स्टार्ट होता है, इवन मोर भी लग जाता है, डिफरेंट स्टडी है, इवन 8 मंथ 9 मंथ ऐसे भी बोलते हैं। और फिनेस्ट्राइड भी लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है इन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। थर्ड जो है, मैंने बताया कि हेयर जो है वो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई में नहीं होता है, उसको नीचे से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं। जैसे यहाँ ब्लड वेसल्स हैं तो यहाँ पे सेल्स आके ग्रोथ फैक्टर छोड़ देते हैं, जो फिर इस एनाजन फेज को मेंटेन रखते हैं। अब हमारी ब्लड में भी, जो हमारी ब्लड होता है उसमें एक सेल्स होती हैं प्लेटलेट, उन प्लेटलेट में भी यही ग्रोथ फैक्टर्स पाए जाते हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स को हम डायरेक्टली ब्लड से निकाल के भी सिर में इंजेक्ट कर सकते हैं, जिस ट्रीटमेंट को बोलते हैं पीआरपी। पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती है। उसमें ब्लड लेते हैं हम आपका, यहाँ से आर्म से ब्लड लेते हैं और उस ब्लड में से प्लेटलेट नाम के सेल्स को अलग करते हैं और उन सेल्स में से फिर ग्रोथ फैक्टर्स को रिमूव कराते हैं और वो स्कैल्प में और सिर में इंजेक्ट करते हैं। ये प्रोसेस मंथली किया जाता है और 5 मंथ्स तक हम करते हैं, जिसका मैक्सिमम बेनिफिट 5 मंथ्स तक दिखता है, उसके बाद जो है ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। ये ऑप्शन भी आप जा सकते हैं। पीआरपी पे हमारा एक और वीडियो है डिटेल में, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे लिंक में दे देंगे। बल्कि पीआरपी पे हमने 3-4 वीडियो बनाए हैं, जिसमें हमने पीआरपी की डिटेल्स बताई हुई है, पीआरपी के रिव्यूज़ या टेस्टिमोनियल्स पेशेंट से लिए हैं, वो वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दे देंगे। बाकी चौथा जो ट्रीटमेंट है वो हेयर ट्रांसप्लांट होता है। अब हेयर ट्रांसप्लांट के तो काफ़ी सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, जिनकी डिटेल आपको पूरी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मेथड है और ऑलमोस्ट नो पेन और लिटिल पेन, वेरी लिटिल पेन अब हेयर ट्रांसप्लांट में होता है। रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। बहुत ही कम पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें नहीं है, बट डेफिनेटली 95% एक्सेप्टेंस रेट हमारे यहाँ का है। हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इनिशियल स्टेजेस में हेयर ट्रांसप्लांट में करा सकते हैं, नहीं करा सकता, इसका लोग वेट करते रहते हैं कि मैं इतना बाल्ड हो जाऊंगा मैं तभी कराऊंगा, या इतना होगा मैं तभी कराऊंगा। लेकिन इसका रीज़न यही है, सिंपल हेयर ट्रांसप्लांट का मेथड है। पीछे से आपके ग्राफ्ट्स निकालते हैं और उसको आगे लगा देते हैं। हाँ, डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट, अब जैसे हमने पीछे से हेयर निकाले और उनको आगे इम्प्लांटेशन कर दिया तो वो पीछे से कम हो जाएंगे और आगे लगा दिए जाएंगे। बट अगर आपका एरिया कम है तो डेफिनेटली पीछे से भी कम ही निकालेंगे, वो आगे इम्प्लांट हो जाएंगे। अगर आगे एरिया ज़्यादा है तो और ज़्यादा निकालेंगे तो उतने लग जाएंगे। अगर मान लो बाल्डनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और ग्राफ्ट बचे ही नहीं, तब थोड़ी ना इतने निकल पाएंगे, तो जितने निकलेंगे फिर उतने ही आगे लगाने पड़ेंगे। इस तरह से ऐसा नहीं है कि मेरा इतना सा एरिया तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता, आप तब भी करा सकते हो। बट अब हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं वो नहीं गिरते, क्योंकि ये वाले जो सेल्स होते हैं, ये सेल साइकिल में इन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन के, जो हार्मोन्स की वजह से शेडिंग हो रही है, वो इनमें नहीं होती है। तो इस वजह से ये हेयर कभी नहीं गिरते। इन्हीं को हम आगे इम्प्लांट करते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट वाले हेयर भी नहीं गिरते। तो जब हमने यहाँ से निकाले, यहाँ पे लगाए हेयर, तो वो नहीं गिरते हैं। बट जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर है वो उनकी शेडिंग हो सकती है, तो उनको मेंटेन रखने के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अब उनको भी मेंटेन रखने के लिए ये सब ट्रीटमेंट लगाना पड़ेगा तो आपके सही रहेंगे। अदरवाइज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया स्टार्ट हो गया तो फिर वो भी शेड हो सकते हैं। मान लो आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, आपने इतना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, अब ये रिसेशन हो गया, तो आप रीडू सर्जरी में जा सकते हैं। दोबारा से यहाँ से ग्राफ्ट निकलेंगे और यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो मेन जो FDA अप्रूव्ड मेन जो ट्रीटमेंट्स है, जिसमें PRP FDA अप्रूव्ड नहीं है, बट कुछ ट्यूब्स वगैरह FDA अप्रूव्ड हैं PRP की। लेकिन मेन जो ट्रीटमेंट है हेयर के लिए वो यही ट्रीटमेंट है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मिथ्स, क्योंकि हेयर लॉस बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे मिथ्स हैं कि हेयर उग ही नहीं सकते, हेयर का इलाज ही नहीं है, या प्याज से है, या इससे है, या उससे। बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सबके सब
कोई एविडेंस बेस्ड नहीं है या बहुत अच्छे उनके रिज़ल्ट नहीं है। आप इंटरनेट पे डालोगे तो कम से कम 4-5 हज़ार चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये लगा लो, वो लगा लो, ये सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंट, कोई उनसे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। मेन जो ट्रीटमेंट है वो हेयर लॉस के इन एंडोजेनेटिक एलोपेशिया वो यही है, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, PRP, हेयर ट्रांसप्लांट। तो ये वीडियो आज का मेनली फॉर एंडोजेनेटिक एलोपेशिया का था। आपको अगर अभी भी कोई डाउट्स होता है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।